केपलर्स का सेकेंड लॉ है का दूसरा नाम है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है? एज पर योर टेक्स्ट बुक, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये आपका सेकेंड लॉ बोलता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब सपोज करो कि ये अर्थ है, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये अर्थ है, ठीक है, मैंने इसको दे दिया पॉइंट ए, एज्यूम किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आफ्टर 2 डेज मैंने रियलाइज किया कि ये जो अर्थ है जो यहाँ पर था वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पहुँच गया। आफ्टर 2 डेज मैंने ये पॉइंट का नाम दिया बी, और अर्थ का सन का सेंटर जो है उससे मैंने इसको अगर ऐसा जोड़ दिया तो ये बन जाता है ट्रायंगल। यानी कि टाइम जो है, टाइम क्या था? 2 डेज, ठीक है। उसमें अर्थ ने अपनी जगह जो है या ट्रैवलिंग जो है ए से पॉइंट बी तक किया, ठीक है। तो ये एरिया उसने कवर किया 2 दिन के वक्त में, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अर्थ जो है इस जगह पर है, मैंने दे दिया पॉइंट सी, ठीक है। और उतने ही 2 दिन बाद मैंने देखा, 2 दिन बाद जब मैंने देखा तो अर्थ जो है यहाँ पर पहुँच गया, मैंने इसको दे दिया पॉइंट डी। और अगर मैं उसको इससे मैच करूँ तो भी एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। और इस 2 दिन में इसने क्या किया? इतना एरिया कवर किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अर्थ इस जगह पर है, इसको मैंने दे दिया पॉइंट पी, ठीक है। और फिर 2 दिन के बाद देखा तो वो पॉइंट आ गया एस तक। तो ये केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट के अगर एलिप्टिकल फॉर्म में प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व हो रहा है तो अगर टाइमिंग यानी कि अगर उन लोगों का ड्यूरेशन सेम रहा, ड्यूरेशन सबका सेम है, ड्यूरेशन अगर सेम रहा तो जो एरिया रहेगा, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट विल बी द सेम, विल बी द सेम। केपलर्स के सेकेंड लॉ के बेसिस पे अब मैं एक डेरिवेशन डिराइव करने वाला हूं। याद रखो ये 10th के पोर्शन के लिए नहीं है, ये 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। अर्थ जो है ये पॉइंट ए पर, ठीक है, और मैंने उसको ऑब्जर्व किया आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज। तो ये डे क्या हो गया? मेरा टाइम हो गया कि मैंने 2 डेज के टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये जो है पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। जब ये ए से बी तक पहुंचा तो इसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी कितनी थी? मैंने दे दिया v1। इसका टाइम कितना था? मैंने दे दिया 2 डेज, ठीक है। और इसका डिस्टेंस सन से कितना दूर था? तो वो था r, तो मैंने दे दिया डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू r, ठीक है। ये हो गया। और इतना एरिया, तो ये वेलोसिटी a से लेकर b तक, ये उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो इतना एरिया उसने 2 दिन में कवर किया, ठीक है। अब वही प्लैनेट जो है सपोज करो पॉइंट सी पे पहुंचा, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया 2 दिन के लिए वापस से, तो यानी कि मेरा टाइम कितना हो गया? 2 डेज, ठीक है। और क्या हो गया कि इसका ये कितनी वेलोसिटी से गया? वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी से पहुंचा पॉइंट डी तक पहुंचा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने दे दिया v2, क्योंकि v1 हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, तो ये v2 हो गया। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम सन सेंटर ये इतना था, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये क्या था? r2। तो ये डिस्टेंस जो है r2 ले सकते हैं,
और वेलोसिटी C से D तक पहुंचने में वेलोसिटी हुई उसकी 2 वेलोसिटी यानी v2 और इतना एरिया कवर हुआ। अब आप लोगों का अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं सन को S पॉइंट पकड़ता हूँ, पॉइंट S, तो ट्रायंगल बन गया ASB बराबर है। तो एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस क्या है? V1, तो मैंने दे दिया हाफ इंटू V1। हाइट क्या है? हाइट मैंने ले लिया इन लोगों का डिस्टेंस इंटू R। R क्या है? यानी R1। तो ये हो गया क्या? इसका एरिया हाफ इंटू V1 इंटू R1। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल बन गया। इसका क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CSD, CSD। ठीक है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? बेस जो है DC है। ठीक है, हाइट क्या है? SD या SC जो भी ले लो, तो SD ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है इसका? V2 इंटू हाइट क्या है इसकी? R2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये अगर मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1, तो इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन। क्यों? क्योंकि रिलेटेड है। ठीक है ना, दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे हम लोग? इन लोगों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इक्वेशन 2 देखो क्या था? हाफ इंटू V2 इंटू R2। ये इक्वेशन 2 था जो मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे। हाफ इंटू, पहला ये वाला ले रहा हूँ, V1 इंटू R1 इज इक्वल टू हाफ इंटू V2 इंटू R2। देखो ये कॉमन वाले चीज़ कट गए, तो हम लोगों को मिला क्या? V1 इंटू R1। डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2। ठीक है, अब क्या करते हैं? कॉमन चीज़ एक साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। क्या किया? इस R को यहाँ पर भेज दिया और इस V2 को यहाँ पर ले लिया। देखो ये V1 किसके साथ था? R1 के साथ था। V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स। R क्या था? डिस्टेंस था। ठीक है, R क्या है? देखो डिस्टेंस है R। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर? इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोले तो क्या? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा बढ़ेगा तो ये पहला वाला घटेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। ठीक है, देखो अभी इसको समझाता हूँ। यहाँ पर जो प्लैनेट था पॉइंट A से पॉइंट B ज़्यादा एरिया कवर किया, बराबर है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्पीड में चला, ज़्यादा स्पीड में चला मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया? इसका रेडियस कम हो गया। देखो R बोले तो इसका डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अगर इसकी स्पीड देखो C से लेके D तक कितना एरिया कवर किया? बहुत थोड़ा डिस्टेंस कवर किया। ये थोड़ा डिस्टेंस कवर किया मतलब क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी कम हो गई। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो उसका रेडियस R उसका बढ़ गया। कुछ समझ में आया? तो ये रिलेशन बताता है, ये डेरिवेशन, ये रिलेशन बताता है कि अगर प्लैनेट का डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये सेम, अगर ये बात अगर आपको समझना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी को एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने गए हो, आपके कोई रिलेटिव्स को। ठीक है, वो प्लेन में बैठा, प्लेन स्टार्ट हुआ और प्लेन जो है एक स्पीड में रनवे पे भाग रहा है बिफोर टेकिंग ऑफ।
ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि बिफोर टेकिंग ऑफ जो है वो 200 से लेके 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है ये रनवे पे, और उसके बाद जो है ये ऊपर उड़ेगा। तो हमको सच में प्लेन बहुत फास्ट भागते हुए दिखता है, एकदम फास्ट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नज़दीक से और ये बहुत फास्ट भागते हुए दिख रहे हैं। ये प्लेन उड़ने के बाद, यही प्लेन उड़ान भरने के बाद जब ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि आसमान में चला जाता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होती है? ऐसा बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली उसकी स्पीड जो होती है 500 एंड अबव होती है, 500, 550 एंड अबव होती है। मगर फिर भी ऊपर जो है हम लोगों को, यहाँ से हम लोग जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना स्लो चल रहा है, ऐसा हम लोगों को फील होता है कि अरे ये तो कितना स्लो चल रहा है, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस दूर है, यानी हमारा डिस्टेंस बढ़ गया तो वेलोसिटी कम लगती है, और जब हमारा डिस्टेंस कम था तो थोड़ी भी वेलोसिटी एज कंपेयर टू 500, 200 बहुत कम है, बहुत कम है, तो भी हमको नज़दीक से ये फास्ट दिख रहा था और दूर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्लो चल रहा है, जबकि एज कंपेयर टू दिस स्पीड, ये स्पीड जो है उसकी ज़्यादा थी, प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एज कंपेयर टू रनवे, स्काई में जो है उसकी स्पीड ज़्यादा थी, मगर फिर भी हमको लगता है अरे कितना स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। वही हो रहा है कि अगर वेलोसिटी अगर घट रही है, समझ जाना डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, समझ जाना क्या है, डिस्टेंस कम हो गया। तो ये हम लोगों को इस सेकंड केपलर के सेकंड लॉ से हम लोगों को ये बात समझ में आती है।